Hello everyone. I hope you must have gone through the previous sessions of this chapter. I have also mentioned that अगर आपको कोई doubts है questions में तो you can contact me anytime. Next in this session we are starting about the AIDS. Clear? बहुत deadly है disease है और century का काफी हम कहेंगे कि ये जो century की है वो deadly diseases along with cancer use होती है AIDS, acquired immune डेफिशिएंसी सिंड्रोम. क्लियर? यहाँ पर जो ये एक रेड रिबन का निशान दिया गया है दैट इज द सिंबल ऑफ सॉलिडेरिटी जो जनरली यूज किया जाता है बाय नाको एज वेल एज ये जो रेड रिबन है इसका रेड रिबन क्लब फॉर्म होते हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में. ये क्लब का मेन जो फंक्शन होता है उसका मेन जो एम है इस क्लब का कि क्रिएट अवेयरनेस अमंग द सोसाइटी. क्लियर? रिगार्डिंग द एड्स पेशेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग अवेयरनेस को इंक्रीज करना है. अब हम जो स्टार्ट करते कि एड्स को जैसे अभी हमने कहा कि एक नॉन क्योरेबल डिजीज है और एक ये डेडली डिजीज है. इसके जो नंबर्स हैं इंडिया में या फिर वर्ल्ड में वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं. अगर हम कंसीडर करें ना तो एड्स के अंदर पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नंबर 3 आता है. जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि हमारी सोसाइटी जहाँ एक तरफ सेक्स जैसे वर्ड्स को बात करने में दिक्कत महसूस होती है एंड एट द सेम टाइम एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के अंदर जो इंडिया है वो थर्ड नंबर, ठीक है, रैंक थर्ड पोजीशन इन द वर्ल्ड. तो व्हाट डज दैट मीन? बिकॉज द वर्ड सेक्स इज एसोसिएटेड हियर. क्लियर? तो पॉइंट आता है यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्योंकि ये स्पेशली डिजाइन किया गया है. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगेन आई एम रिपीटिंग कि आप उस एज ग्रुप में हो जिस एज ग्रुप के को इस बारे में ज्यादा जानकारी होनी चाहिए कि क्या है ये डिजीज, किस तरह से अफेक्ट करती है बॉडी को, हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस डिजीज. क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट जब हम एड्स की बात करते हैं तो फुल फॉर्म ऑफ एड्स में जब आप पॉइंट लेते हैं तो दैट इज कंसीडर्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कंसीडर होता है. क्लियर? फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए एड्स की. अब इस वर्ड को मीनिंग को समझते हैं. ठीक है, हम इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट कैटेगरी इज नोन एज एक्वायर्ड. जब हम एक्वायर्ड की बात करते हैं तो एक्वायर्ड का मतलब होता है इसको एक इंडिविजुअल ने अपने लाइफ टाइम में अडेप्ट किया इस डिजीज को. क्लियर? दिस डिजीज इज नॉट कॉन्जेनाइटल, यानी ये डिजीज बर्थ के टाइम प्रेजेंट नहीं थी. क्लियर? तो एक्वायर्ड डिजीज हो गई. सेकेंड, इस डिजीज का जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि इसके अंदर जो इम्यून सिस्टम है ना वो वीक हो जाता है या डेफिशिएंट हो जाता है या बहुत ही ज्यादा इम्यून सिस्टम जो है वो काम नहीं कर पाता है, किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता है. एंड द थर्ड वर्ड इज सिंड्रोम. सिंड्रोम मतलब इट्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है. जैसे जनरली हर डिजीज का एक स्पेसिफिक हम कहेंगे सिम्टम होते हैं ना, स्पेसिफिक पैटर्न होता है एक डिजीज का. अगर किसी एक डिजीज में स्पेसिफिक पैटर्न हो तो उसको तो हम जनरल डिजीज कहते हैं. बट जब बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ऑब्जर्व होते हैं बॉडी के अंदर देन इट इज कंसिडर्ड एज सिंड्रोम रेदर देन वी आर यूजिंग अ टर्म डिजीज. तो क्लियर? तो एड्स, व्हाई इट्स कॉलिंग एड्स means this is a deficiency of immune system. अक्वायर्ड है तो फर्स्ट हो गया डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम हो गया. एक्वायर्ड हो गई ये डिजीज, यानी ये डिजीज ड्यूरिंग लाइफ टाइम में एक इंडिविजुअल ने इसको अक्वायर्ड किया है एंड इट इज नॉट अ कॉन्जेनाइटल जिसको अभी हमने पढ़ा. द डिजीजेस विच आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ सच डिजीजेस आर नोन एज कॉन्जेनाइटल. तो इट्स नॉट अ कॉन्जेनाइटल डिजीज. एंड देन बर्थ सिंड्रोम के बारे में हमने बात कर दी है. इट इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. क्लियर? तो पॉइंट आता है यहाँ पर एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो पीपल है जनरली दे डाई विथ एड्स रेदर देन एड्स ना. एक स्टेटमेंट है जो जनरली एड्स के लिए यूज होता है कि पीपल जो होते हैं डाई विथ एड्स. क्लियर?
वो एड्स के साथ मरते जरूर है, बट एड्स की वजह से नहीं मरते। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट को समझना, क्यों हमने ये स्टेटमेंट यहाँ पर ऐड किया है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा वीक हो जाता है कि बॉडी जो है ना वो बहुत वीक हो गई, वो किसी भी इन्फेक्शन को रेजिस्ट नहीं कर पाती। इसलिए बॉडी के अंदर जब अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम HIV, यानी अगर वो एड्स है उसको, तो उसके इम्यून सिस्टम के वीक होने की वजह से उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगे और वो उन इन्फेक्शंस की वजह से मरेगा। इसलिए हमने स्टेटमेंट कहा कि पीपल डाई विथ एड्स रेदर देन ड्यू टू एड्स और बिकॉज ऑफ एड्स। क्लियर हुआ? तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, जो इसमें समझ के चलना है कि एड्स के अंदर जो इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है और इम्यून सिस्टम के अफेक्ट हो जाने की वजह से ही बॉडी जो है वो वीक हो जाएगी, जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज्यादा लो हो जाएगी और बॉडी बिकम ससेप्टेबल फॉर मेनी इन्फेक्शंस और इसकी वजह से बॉडी के अंदर डेथ हो सकती है। जैसे अगर हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट करें तो जो HIV है, क्लियर, HIV जब बॉडी के अंदर टारगेट करता है ना, तो वो मैक्रोफेजेस सेल जो होती हैं, मैक्रोफेजेस जो हमने इम्यूनिटी के अंदर पढ़ा है और इनिशियल भी सेल्स के बारे में हमने थोड़ा सा जनरल हमने इंट्रोडक्शन लिया हुआ इन सेल्स का। ये जो मैक्रोफेजेस सेल्स है इसको टारगेट करता है HIV, और इन मैक्रोफेजेस सेल्स की मशीनरी के ऊपर कंट्रोल ले आता है ना। ये सबसे ब्यूटीफुल इसका जो है ना, हम कहेंगे कि हालांकि ये बहुत डेंजरस और डेडली है, बट सी द ब्यूटी कि ये जो वायरस है ना ये खुद कुछ नहीं करता है। जैसा हमने पढ़ा कि ये जो होस्ट की मशीनरी होती है ना उसको यूज करता है। तो मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट करने के बाद ये मैक्रोफेजेस को एज अ फैक्ट्री यूज करता है और अपने बहुत सारे वायरल प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। फिर ये वायरल प्रोटीन्स वापस वायरस की फॉर्म में उस मैक्रोफेजेस से बाहर रिलीज होंगे और दूसरी जो इम्यून सेल्स है जैसे हेल्पर T सेल्स है उसको टारगेट करेगा। तो जब बॉडी के अंदर ड्रास्टिकली जो नंबर्स हैं इम्यून सेल्स के अगर कम हो जाएंगे तो इम्यून सिस्टम बिकम्स वीक, और वीक होने की वजह से बॉडी के अंदर एक कॉमन इन्फेक्शन जो नॉर्मल केस में बॉडी उनको रेजिस्ट करती है, बॉडी जनरली ऐसे इन्फेक्शन को नॉर्मल केस में होने नहीं देगी। लेकिन अगर एक बंदा एड्स से सफर हो रहा है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उन इन्फेक्शंस को नहीं रोक पाएगा और अल्टीमेटली वो डिजीजेस उसको हो जाएंगे। यानी हम बोलेंगे कि उस पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है। क्लियर? वो काम नहीं कर रहा है। तो जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस है ना, जो वक्त देख कर आते हैं ना, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, तो ऐसे इन्फेक्शंस बॉडी में हो जाएंगे जो आम समय में या फिर जो नॉर्मल टाइम पीरियड के अंदर ऐसे इन्फेक्शंस एक पर्सन को जनरल केस में नहीं होते। तो क्लियर हो गया पॉइंट? हमने इस वर्ड को समझने के लिए ये पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिया है। तो दिस इज कॉल्ड एड्स। नेक्स्ट स्लाइड। एड्स जो है इसके अंदर हम जब HIV की बात करते हैं, जो इसका पॉजिटिव एजेंट है जिसको हम HIV बोलते हैं, दैट इज ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, इसको और भी बहुत सारे नामों से पहचाना जाता है। क्लियर? उसमें इसका जो सबसे फर्स्ट नाम है दैट इज कॉल्ड ग्रिड। क्लियर? गे रिलेटेड इम्यून डेफिशिएंसी या इम्यून डिसऑर्डर। क्लियर? समझ में आ गया? गे रिलेटेड इसलिए ये वर्ड यहाँ पर यूज किया गया था कि इनिशियल जब वो ज्यादा स्टडी नहीं हुई थी एड्स पे, तब ये फाइंड आउट हुआ कि जनरली जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं ना उनको ही एड्स हो सकते हैं, हेट्रोसेक्सुअल्स को नहीं हो सकते। बट जैसे जैसे स्टडीज आगे बढ़ी और ये बात रिवील हो गई कि जो हेट्रोसेक्सुअल पॉपुलेशन है ना उनमें भी एड्स इज एज कॉमन एज इन होमोसेक्सुअल्स। तो ग्रेट वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया, दैट इज गे रिलेटेड इम्यून डिसऑर्डर। उसके बाद में इसका एक दूसरा नाम आया LAV, इसको हम अभी आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। LAV जो नाम दिया वो दिया ड्यू टू लिम्फो एडिनोपैथी वायरस, ये नाम मिला उसको। एंड देन इसको दूसरा एक नाम मिला HTLV, दैट इज ह्यूमन T, ठीक है, लिम्फोसाइटोट्रोपिक वायरस। ये 3 नाम उसको दिए गए एंड देन फाइनली उसका नाम HIV जो वायरोलॉजी नॉमेनक्लेचर वाली जो कमेटी है उसने दिया। तो देयर आर 4 नेम्स ऑफ पॉजिटिव एजेंट ऑफ एड्स, बट नाउ वी आर यूजिंग HIV, बट बिफोर इट वाज आल्सो नोन एज ग्रिड
LAV एंड STLV। आपको ये याद रखने हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस बनते हैं जनरली। तो STLV पे भी क्वेश्चन बनता है और LAV पे भी क्वेश्चन बनता है। क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एड्स का, कि किस तरह से एड्स जो है वो उसके बारे में पता चला, कब, कहाँ, किस तरह से फर्स्ट पेशेंट्स इसके बारे में आइडिया हुआ इंडिया में। हालांकि जो एड्स का फर्स्ट पेशेंट है वो इन ईयर 1986 में चेन्नई में से मिला था, जो एक कमर्शियल सेक्स वर्कर था, उसमें सबसे पहले ये डिटेक्ट हुआ था। तो आई एम रेफरिंग हियर, फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर इट इज डन इन ईयर 1986 में हुआ, और एक कमर्शियल जो सेक्स वर्कर है चेन्नई के अंदर, उसमें सबसे पहले इंडिया में डिटेक्ट हुआ इन ईयर 1986। बट वर्ल्ड का जो सबसे फर्स्ट पेशेंट है एड्स का वो मिला यूएसए में, और इट वाज ईयर इन 1981। जिस पर्सन के अंदर ये सबसे फर्स्ट टाइम नोटिस हुआ, दैट पर्सन वाज गे, मीन्स ही वॉज होमोसेक्सुअल। क्लियर। उसके बाद में जो साइंटिस्ट थे दैट इज लुक मोंटाग्नियर, उन्होंने सबसे पहले इस एड्स के वायरस को आइसोलेट किया और उन्होंने ही इसको नाम दिया LAV, दैट इज लिम्फो एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। क्लियर। तो कई बार इसमें लिम्फो एडिनोपैथी वायरस भी वर्ड यूज होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये फर्स्ट नेम इट वाज गिवन बाय दी मोंटाग्नियर। नेक्स्ट आता है रॉबर्ट गेलो। इन 1984 में ही वाज द फर्स्ट जिन्होंने इंडिपेंडेंटली इस एड्स वायरस को डिस्कवर किया था। क्लियर। और उन्होंने इसको नाम दिया HTLV, दैट इज हमने अभी देखा ह्यूमन T लिम्फोसाइटोट्रॉपिक वायरस। तो क्लियर, ये दोनों नाम आपको क्लियर हो गए, एक LAV एंड देन सेकंड इज HTLV3, ये नाम दिया गया। उसके बाद में जो इंटरनेशनल कमिटी ऑन वायरल नॉमेनक्लेचर, उन्होंने इसको नाम दिया HIV, दैट इज नोन एज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। क्लियर हो गया पॉइंट। क्लियर। जब हम पॉजिटिव एजेंट्स ऑफ एड्स या HIV की बात करते हैं तो ये एक फैमिली को बिलोंग करता है विच इज नोन एज रिट्रोवायरिडी फैमिली। अब बहुत अच्छे से ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिट्रोवायरिडी फैमिली जो होती है वायरसेस की, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकती है, एंड दिस टर्म रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अंडरलाइन करिएगा इस पॉइंट को, क्योंकि ये आपके और एक दूसरे इंपॉर्टेंट चैप्टर में भी इंक्लूड होने वाला है ये टॉपिक, और इस पे हम कहेंगे कि दैट इज द मोस्ट सेलेक्टेड पार्ट है, इस पे क्वेश्चन बनना इज वेरी कॉमन। तो हमने यहाँ पर एक स्लाइड की हेल्प से बताया कि इस तरह से जो HIV वायरस है वो पहले सेल की सरफेस पे आता है और उसके बाद में अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर रिलीज कर देता है। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो वायरस जिसको हमने कहा कि ये न्यूक्लियो प्रोटीन्स है ना, प्रोटीन का कैप्सिड है और अंदर जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल ही वो होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले वो अपनी टारगेट सेल्स को आइडेंटिफाई करता है एंड देन उस टारगेट सेल के साथ में HIV अपने आप को फिक्स करता है। ये क्लियर हो गया पॉइंट। तो आपको ये बिलोंग करना है, रिट्रोवायरिडी फैमिली को बिलोंग करता है वो फैमिली इसमें मिलने वाले जो वायरसेस हैं वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? मतलब क्योंकि ये RNA कंटेनिंग, इनका जो जीनोम है वो RNA है, तो RNA कंटेनिंग वायरस है ये। तो पहले वो RNA को किस में कन्वर्ट करेंगे? DNA में। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, द प्रोसेस बाय विच RNA कन्वर्ट्स इनटू DNA एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर? तो रिट्रोवायरिडी फैमिली हो गई। नेक्स्ट आ रहा है टाइप्स ऑफ HIV। जनरल पॉपुलेशन के अंदर जब स्टडीज हुई तब पता चला कि 2 HIV स्ट्रेन पॉपुलेशन में सबसे कॉमनली दिखाई देते हैं, इनको नाम दिया HIV1 एंड इज कॉल्ड HIV2। अब ये जो HIV1 और HIV2 जो नाम मिले उसके बेस पे हम इनमें थोड़ा कंपैरिजन लेते हैं कि क्या दोनों बेसिक्स HIV के पैटर्न में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो HIV1 है इट इज हाईली वायरुलेंट, यानी ये बहुत ज्यादा लेवल पे डिजीज कॉज करता है, वेयर एज जो HIV2 है वो कंपेरेटिवली लेस वायरुलेंट है। क्लियर? तो फर्स्ट डिफरेंस क्लियर हो गया।
सेकेंड, हाईली वायरुलेंट है, यानी उसकी जो डिजीज कॉज करने की जो टेंडेंसी है ना, इन्फेक्टिव जिसकी एबिलिटी है वो बहुत हाई है। और जब उसकी इन्फेक्टिव एबिलिटी हाई होगी तो ऑब्वियसली उसका जो ट्रांसमिसिबल है, यानी वो इजीली ट्रांसमिट हो जाएगा एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी दूसरे हेल्दी पर्सन में। तो वायरुलेंट ज्यादा है या वायरुलेसी ज्यादा है, इसलिए उसका ट्रांसमिशन भी बहुत फास्ट रेट पे होता है, और वायरुलेंट भी कम है इसलिए उसका ट्रांसमिशन भी बहुत कम होता है। तो लेस ट्रांसमिसिबल है। क्लियर हो गया पॉइंट। अब पॉइंट ये आता है कि ये जो HIV-1 जो है, क्योंकि ये ज्यादा इजीली ट्रांसमिट हो सकता है, इसलिए वर्ल्ड के बहुत ग्रेटर सेक्टर के अंदर आपको जो इन्फेक्शन एड्स का दिखाई देता है दैट इज ड्यू टू HIV-1। वेयर HIV-2 का जो इन्फेक्शन है ना, वो उसी कॉन्टिनेंट में रह गया जिस कॉन्टिनेंट में ये सबसे पहले वहां पर देखा गया था। तो जो HIV-2 है इट इज मोर कॉमन इन अफ्रीका, वेयर जो HIV-1 है ये आपको इंडिया में यानी एशिया में भी सबसे प्रोमिनेंटली दिखाई देता है, देन अमेरिका एंड यूरोप, तीनों कॉन्टिनेंट्स में और अलोंग विथ अफ्रीका में भी HIV-1 ज्यादा दिखता है कंपैरेटिवली HIV-2 के, क्योंकि उसका जो इन्फेक्टिव एबिलिटी है वो HIV-1 के कंपैरेटिवली काफी कम है। तो ये HIV-1 हो गया और HIV-2। नेक्स्ट वी आर मूविंग कि हाउ डिड ह्यूमन बींग्स गेट HIV। सबसे पहले पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहा कि ये HIV वायरस आया कहाँ से। जैसे अभी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि कोरोना वायरस कहाँ से आया, अमेरिका ने रिलीज किया, अमेरिकन आर्मी ने, कि जो चाइना के वुहान है वहां पर एक जो बायोकेमिस्ट्री लैब है ये वहां से रिलीज हुआ, क्या ये बायोलॉजिकल वेपन है या ये अपने आप तैयार हुआ है, क्या ये एनिमल्स में से आया ना। क्लियर, बहुत सारे कंफ्यूजन है कि कहाँ से आया है कोरोना वायरस। सेम लाइक HIV भी कहाँ से आया है और किस तरह से इसका इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ, इसके बारे में बहुत सारी हाइपोथेसिस ही है। अभी तक इसके बारे में भी हम श्योर नहीं है कि कहाँ से HIV वायरस सबसे पहले आया था। तो सबसे पहले आया कि जो अफ्रीकन ग्रीन मंकीज जो हैं, ठीक है, ये जो अफ्रीकन ग्रीन मंकीज है इनको ग्रीन मंकीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इनका फर का कोट होता है ना, उसका जो एकदम टिप होता है ना उस फर का, वो ग्रीन कलर का होता है, तो इसलिए दूर से देखने पे ये ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। तो दिस आर अफ्रीकन जो ग्रीन मंकीज हैं, इनके अंदर एक ऐसा वायरस डिटेक्ट हुआ जिसको साइमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस नाम दिया। ठीक है, इसको SIV बोलते हैं, साइमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये जो वायरस है ये ट्रांसफर हुआ और हमने ऐसे कहा कि यही वायरस जो है ना आगे चल के म्यूटेशन हुआ इस वायरस के अंदर और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये HIV में बदल गया। आ रहा है पॉइंट समझ में? तो ऐसा ये एक हाइपोथेसिस है। क्लियर, इसकी अभी कोई गारंटी या श्योरिटी नहीं आई है कि ये किस तरह से अफेक्ट करता है। तो जो अफ्रीकन ग्रीन मंकीज के अंदर जो ये सीमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो सबसे पहले दिखा, उसमें ये कहा कि हो सकता है इस मंकीज ने कभी किसी ह्यूमन को बाइट किया, ये स्क्रैच किया और उस दौरान ये जो वायरस है वो उस मंकी से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो गया। दैट इज द फर्स्ट प्रोबेबल रीजन। क्लियर। द सेकेंड प्रोबेबल रीजन इज कि जो कहा गया कि हो सकता है कि इन अफ्रीकन ग्रीन मंकीज को हंट किया और कुछ ह्यूमंस ने इसकी मीट को कंज्यूम किया और वो मीट कंज्यूम करने की वजह से ये जो वायरस है ये ह्यूमन में ट्रांसमिट हो गया। द प्रोबेबल रीजन 2। एंड द थर्ड जो काफी कंसीडर किया जाता है उसमें कहा कि इन ईयर 1950 के आसपास पोलियो वैक्सीन बनाने के लिए इन ग्रीन मंकीज की किडनीज को यूज किया गया था और जब ये पोलियो वैक्सीन बन गया ना उसके बाद ये बहुत सारे हजारों लाखों तादाद में जो बच्चों को ये वैक्सीन प्रोवाइड किया गया। तो ऐसा प्रोबेबिलिटी शो की गई कि मे बी उस दौरान ये वायरस जो है वो मंकीज से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो गया। क्लियर। तो ये 4 प्रोबेबल रीजंस हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इज ड्यू टू स्क्रैचिंग और बाइटिंग बाय द अफ्रीकन ग्रीन मंकीज और बाय कंज्यूमिंग द मीट और द फ्लैश ऑफ दैट मंकी और मे बी द ड्यू टू म्यूटेशन इन SIV इट कन्वर्ट्स इनटू HIV और मे बी इट इज ड्यू टू क्योंकि जो इन मंकीज की किडनीज को यूज किया गया था फॉर प्रिपरेशन ऑफ पोलियो वैक्सीन, तो मे बी ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट हुआ। Clear, but still we are not sure कि what will be the what was the correct method जिसके थ्रू
ये वायरस ट्रांसमिट हुआ था, तो स्टिल अभी इसकी थ्योरी कोई क्लियर नहीं है। नेक्स्ट हम लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ HIV। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आई एम राइटिंग हियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, जो स्ट्रक्चर ऑफ HIV जब हम उसको देखते हैं तो एक जो HIV है ना, एक सॉकर बॉल की तरह दिखाई देता है, एकदम राउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। नैनोमीटर 100 इसका डायमीटर रहता है। इसके अंदर 4 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इसकी होती है आउटर एनवेलप। क्लियर, जो ये बाहर आपको दिखाई दे रहा है पर्पल कलर का, दिस इज कॉल्ड इसका आउटर एनवेलप। और फिर आता है इसका इनर कोर। इनर कोर में आपको ये ग्रीन और येलो कलर की जो माला दिखाई दे रही है ना, ये मिलकर बनाते हैं इसका इनर कोर। ये प्रोटीन की लेयर है। आउटर कोर जो है वो लिपिड की और ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई लेयर है। फिर आता है थर्ड इसका एंजाइम्स। ठीक है, आपको यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स के नेम दिख रहे हैं, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग। एक तो फर्स्ट एंजाइम दिखा इंटीग्रेज एंजाइम। क्लियर, सेकेंड एंजाइम आपको दिख रहा है प्रोटीएज एंजाइम, और जो थर्ड एंजाइम है ना, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये 3 एंजाइम्स इसके अंदर मिलते हैं। और उसके बाद में आता है इसका जेनेटिक मटेरियल। तो 4 सेगमेंट्स हैं इसके। 4 पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा, आउटर कोर या आउटर एनवेलप, इनर एनवेलप या इनर कोर। थर्ड नंबर पे आते हैं एंजाइम्स और चौथे नंबर पे आता है इसका जेनेटिक मटेरियल। ये रिट्रोवायरिडी फैमिली का है, तो हमने देखा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या होना जरूरी, RNA। इसलिए इसका जेनेटिक मटेरियल इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा कि HIV का जीनोम कैसा है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ 2 स्ट्रैंड है RNA के, दिख रहे हैं 2 ब्लू स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं, वन एंड द सेकेंड वन। 2 RNA मॉलिक्यूल्स हैं, बट ये 2 RNA मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर डबल स्ट्रैंडेड RNA नहीं बनाते। ये सिंगल स्ट्रैंडेड 2 सेपरेट मॉलिक्यूल्स ऑफ RNA हैं, जो आपको यहाँ ध्यान रखना है। क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट वी आर टेकिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर। जो इसका आउटर एनवेलप होता है, जो हमने यहाँ देखा, दिस इज येलो कलर का जो है पूरा, इसको आउटर एनवेलप। क्लियर, लिपिड का बना हुआ है। और इसमें थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर आपको ये नोब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। क्लियर, ये नोब लाइक स्ट्रक्चर जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है। क्लियर, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स के भी 2 पार्ट हैं, जैसे आपको दिख रहा है, ऊपर वाला पर्पल पार्ट एंड नीचे वाला ग्रीन पार्ट। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। येलो कलर का जो पूरा ये जो स्फेयर बनी हुई है, पूरी जो कॉन्सेंट्रिक रिंग बनी हुई है, दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की बनी हुई है। और उसमें एक फिक्स टाइम इंटरवल के ऊपर यहाँ पर ऐसे नोब लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए, विच इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। इसलिए यहाँ पर ये जो वर्ड GP यूज हुआ है ना, GP इज अ फुल फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर, इस ग्लाइकोप्रोटीन के भी आप देखेंगे 2 पार्ट है। ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, ये जो पर्पल वाला पार्ट है, इसको हमने क्या कहा है, दैट इज नोन एज सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन है ये। वेयरएज जो ग्रीन वाला पार्ट है नीचे, दैट इज कॉल्ड ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत अच्छे से समझना है कि जो आउटर एनवेलप है इज मेड अप ऑफ लिपिड, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, लिपिड का एनवेलप है पूरा। क्लियर, विथ मैनी नोब लाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स है यहाँ पर एक फिक्स टाइम इंटरवल पे। फिर ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप। उसमें आपने देखा कि GP120 जो है वो सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन है, और वेयर इज, सॉरी यहाँ पर GP आएगा, दैट GP41 इट इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन GP है, ग्लाइकोप्रोटीन है। क्लियर, आ गया पॉइंट। तो आउटर कवरिंग इज मेड अप ऑफ लिपिड, जिसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स के नोब लाइक स्ट्रक्चर है। ग्लाइकोप्रोटीन्स के भी वापस 2 पार्ट है, सरफेस प्रोटीन एंड ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। नेक्स्ट हम ले रहे हैं इसका इनर कोर। इनर कोर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। क्लियर, याद रखना है, वापस 2 कोट है प्रोटीन के। एक कोट तो ये हो गया ब्लू वाला। क्लियर, इस ब्लू वाला जो प्रोटीन कोट है, इसको हम मैट्रिक्स प्रोटीन बोलते हैं। क्लियर, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है P17। क्लियर, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स प्रोटीन। और वेयर इज जो इनर P24 है, इज नोन एज कैप्सिड प्रोटीन।
तो आउटर P17 इज अ मैट्रिक्स प्रोटीन एंड वेयर एज P24 इज नोन एज कैप्सिड प्रोटीन। अब ये जो कैप्सिड प्रोटीन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है, क्लियर, इसलिए इसको यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं कि इसके पास में एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसको P24 एंटीजन भी कंसिडर किया जाता है बिकॉज इट हैज एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, यू कैन रीड इट। तो डायग्राम आपको क्लियर हो गया। इनर कोर में वापस, इनर कोर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, दो लेयर है प्रोटीन की, एक मैट्रिक्स लेयर है और दूसरी कैप्सिड लेयर है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं इसका जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल में 2 स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए है विच इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सेपरेट 2 मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है। उसके अलावा इसमें प्रेजेंट है एंजाइम्स विच आर 3 टाइप्स। नाम पढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहला है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज which is responsible for reverse transcription that converts RNA into DNA. So this enzyme is required for converting viral RNA into DNA. Clear? The process is called reverse transcription and is catalyzed by reverse transcriptase enzyme. Very important enzyme. वापस यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेज एंजाइम, जो नाम से सजेस्ट हो रहा है, जिसका काम इंटीग्रेशन करना होगा कि जो वायरल, हमने जैसे आगे देखा कि ये जो होस्ट मशीनरी है उसको यूज करके अपने वायरल पार्टिकल्स बनाता है, फिर जब वायरल पार्टिकल्स आपस में इंटीग्रेट होकर वापस एक नया HIV बनाएंगे तो ये एंजाइम उस इंटीग्रेशन वाले प्रोसेस को कैटालाइज करेगा। तो इट्स यूज रिक्वायर्ड फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वायरल जीनोम इनटू होस्ट DNA। इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है कि वायरल प्रोटीन्स बनाने के टाइम पे जो उसका इंटीग्रेशन होगा जो DNA का होस्ट के DNA के साथ में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इंटीग्रेज ना होगा तो वायरल प्रोटीन्स वापस फॉर्म नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम का काम है कि जो कुछ प्रोटीन्स होस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं जो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इसके वायरल जीनोम को, तो ये उन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है यानी तोड़ देता है। तो ये प्रोटीन विच आर फॉर्म्ड इन होस्ट सेल या फिर विच आर फाउंड इन होस्ट सेल। तो तीनों एंजाइम्स क्लियर हो गए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, सेकंड वन इज इंटीग्रेज एंजाइम एंड द थर्ड वन इज प्रोटीएज एंजाइम। तीनों के अपने अपने काम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना, इंटीग्रेज एंजाइम का काम वायरल DNA को होस्ट DNA के साथ इंटीग्रेट करवाना, और प्रोटीएज का एंजाइम जो हार्मफुल प्रोटीन्स है उसके लिए जो हार्मफुल है, मतलब होस्ट सेल के लिए तो वो यूजफुल है बट उसके वायरल जीनोम के लिए जो प्रोटीन हार्मफुल होते हैं उन प्रोटीन्स को ये ब्रेक कर देता है होस्ट सेल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन। क्लियर, बहुत कॉमन तो आपने पढ़ा है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, लेकिन अब हम ये यहाँ ले रहे हैं कि कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं या जो फ्लूइड है बॉडी के अंदर जिसके थ्रू HIV का इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। जनरली बच्चों के अंदर इस टॉपिक से रिगार्डिंग काफी डाउट होते हैं कि किससे फैल सकता है और किससे नहीं फैल सकता है। क्लियर, तो हम यहाँ पर एक HIV की बात करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर आपको जो वायरस है, HIV वायरस है, वो हम 2 कैटेगरी की बात कर रहे हैं कि कुछ फ्लूइड बॉडी के ऐसे हैं जो हैवी लोडेड है वायरस से, और कुछ फ्लूइड ऐसे हैं जिनमें जो वायरस का लोड है ना वो बहुत कम है। बट हम ये नहीं कह रहे कि किससे हो सकता है और किससे प्रोबेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं कि ऑब्वियसली जिस फ्लूइड के अंदर वायरस लोड ज्यादा है वो ज्यादा कॉन्टामिनेटेड है। क्लियर, और जिनके अंदर जो वायरस का लोड कम है वो दे आर लेस कॉन्टामिनेटेड। तो जो लार्ज क्वांटिटी में HIV प्रेजेंट होता है वो सबसे फर्स्ट आता है ब्लड, सेकेंड इज सीमेन, थर्ड आता है प्री सेमाइनल फ्लूइड। What is pre-seminal fluid? Pre-seminal fluid is a fluid which is secreted by the male genital organ before ejaculation for lubrication. तो ये pre-seminal fluid जो होता है वो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से रिलीज होता है। इसमें भी HIV का जो क्वांटिटी है ना वो बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट आता है CSF which is known as cerebrospinal fluid, एंड नेक्स्ट आता है वेजाइनल फ्लूइड। वेजाइनल फ्लूइड ये जो इतने भी फ्लूइड्स की हमने बात की जो इन्फेक्टेड पर्सन के अगर होंगे तो इनमें वायरस का जो अमाउंट है यानी लोड है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में होगा।
क्लियर। बाकी सारे की बात हम करते हैं कि उनके कांटेक्ट में तो ह्यूमंस आते हैं, बट सीएसएफ के कांटेक्ट में कैसे कोई ह्यूमन आ सकता है? वो तो या तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होगा या ब्रेन के अंदर होगा। बट सीएसएफ है जनरली, अगर किसी भी डायग्नोसिस के लिए सीएसएफ निकाला गया है और वो सीएसएफ जिस निडल में है अगर वो प्रिक हो जाए निडल किसी की स्किन में, तो दीज आर द चांसेस। क्लियर, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। द सेम लाइक बॉडी में और भी ऐसे फ्लूइड्स हैं जिनके अंदर एचआईवी प्रेजेंट तो होते हैं, बट उनका जो क्वांटिटी है दे आर वेरी लेस। क्लियर, दे कैन बी टीयर्स, सलाइवा, कैन बी यूरिन, और इट कैन बी ब्रेस्ट मिल्क ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। क्लियर, आपको ये बात ध्यान रखना है कि बॉडी में जितने भी टाइप का फ्लूइड है ना, इट कैन बी पेरिकार्डियल फ्लूइड बात करो आप हार्ट के चारों तरफ का, या प्लूरल फ्लूइड की बात करो, या फिर आप आंखों में मिलने वाला आईज में जो वाइट्रिक्स ह्यूमर है या फिर एक्वस ह्यूमर है, और फीमेल के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड है वहां पर भी एचआईवी मिलेंगे। बट आपको बस ये बात ध्यान रखना है कि हर फ्लूइड से इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। क्लियर, क्योंकि एचआईवी के काउंट बहुत कम होते हैं, और एचआईवी जनरली अगर बॉडी से बाहर आ जाता है ना लिविंग सेल के बाद, जो हमने देखा है कि लिविंग और नॉन लिविंग की बात की है, तो वो बहुत कम इन्फेक्टिव हो जाता है। क्लियर, बाहर आने पर लंबे टाइम तक अगर वो किसी दूसरे लिविंग सेल के कांटेक्ट में ना आए, इसलिए कुछ फ्लूइड्स जो है वो इन्फेक्शन कॉज कर पाते हैं, वेयरएज कुछ फ्लूइड्स जो है वो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाते। उनके चांसेस जो है इन्फेक्शन के दे कैन बी डिफरेंट। तो आगे ये पॉइंट, तो सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन है ये सारे फ्लूइड्स जो आपको याद होने चाहिए कि दे कैन कॉज एचआईवी इन्फेक्शन। नेक्स्ट आता है ट्रांसमिशन। हम कौन कौन सी सिचुएशन है जिसके अंदर एचआईवी ट्रांसमिट हो सकता है, तो उसमें सबसे फर्स्ट आती है अनप्रोटेक्टेड सेक्स की हम बात करते हैं, क्योंकि अभी हमने आगे जब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पढ़ी थी तब हमने इसको स्टडी कर लिया था कि जब बॉडी का सीमेन, मेल का सीमेन अगर फीमेल की बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो एचआईवी होने का चांसेस है, बट अभी इसको हम और डिटेल में लेंगे। देन सेकंड किससे ट्रांसमिट हो सकता है? प्रेगनेंसी के टाइम में फीटस को जा सकता है, क्योंकि ये प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है एचआईवी एंजाइम और एचआईवी वायरस। देन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी यानी चाइल्ड बर्थ के टाइम पे भी ट्रांसफर हो सकता है। एंड देन एट द टाइम ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, व्हेन जो फीमेल है वो अपने यंग वंस को जब फीड करवा रही होती है ब्रेस्ट फीड, तब भी हो सकता है। देन इंजेक्टिंग ड्रग है, या फिर हम जैसे कहें नीडल्स का यूज करते हैं, किसी का रेजर इन्फेक्टेड पर्सन का इन्फेक्टेड ब्लड से कॉन्टामिनेटेड रेजर यूज कर लिया, टूथब्रश आपने किसी का यूज कर लिया, है ना, नीडल्स है, सिरिंजेस हैं, इनके थ्रू हो सकता है। हेल्थ केयर सेक्टर में काम करते वक्त हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे अभी हमने सीएसएफ का लिया कि कलेक्शन के टाइम पे कोई गलती से कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ प्रिक हो गया आपका निडल आपकी बॉडी में, तो यू कैन गेट इन्फेक्शन। क्लियर, फिर आता है आपके पास में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में ये हो सकता है इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड यूज कर लिया गया है, ट्रांसप्लांट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम में, यानी आपने इन्फेक्टेड पर्सन का ऑर्गन यूज कर लिया है, ठीक है, उस समय भी ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो दीज आर द ऑल प्रोबेबल रीजन जिसको अभी हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। हमने सिर्फ एक स्केच की हेल्प से फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि व्हाट आर द प्रोबेबल रूट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी। तो हमारे पास में आया, सबसे फर्स्ट आया मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स ड्यूरिंग प्रोसीजर्स ट्रांसमिट हो सकता है, और इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू जा सकता है। एंड देन लास्ट में आया इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड जा सकता है। क्लियर, इनको हम इंडिविजुअली वन बाय वन डिटेल में लेते हैं। सबसे पहला आया इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स की बारे में एक बात आपको और भी ये ध्यान रखनी है कि हर सेक्सुअल रिलेशनशिप विल नॉट एंड इन एड्स। क्लियर, अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हुई है तो ही इसके होने के चांसेस ज्यादा हैं, अदरवाइज इसके होने के चांसेस बहुत ही कम हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर, अब पॉइंट ये आता है कि अगर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट प्रोबेबिलिटी ज्यादा, हमने आगे भी देखा कि मल्टीपल पार्टनर्स के साथ में अगर सेक्स रिलेशनशिप है तो प्रोबेबिलिटी हाई है। इट डजंट मीन कि अगर एक पर्सन के मोर देन वन पर्सन के साथ में सेक्सुअल रिलेशंस है तो उसको एड्स हो गए, नहीं, ये कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, बट हम कह रहे हैं कि चांसेस आर वेरी हाई। देन होमोसेक्सुअल कॉन्टेक्ट्स
के अंदर भी ट्रांसमिट हो सकता है, यानी जिसमें सेम सेक्स के बीच में सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म की जाए, एंड देन हेट्रोसेक्सुअल कॉन्टेक्ट जिसके अंदर डिफरेंट सेक्स वाले जो पीपल है दे परफॉर्म सेक्सुअल एक्टिविटी। अब आपके पास में यहाँ पर ये पॉइंट जो आते हैं 3 इंपॉर्टेंट, इसमें ये देखना कि जो इन्फेक्टेड मेल है, अगर पर्सन जो सेक्सुअल एक्टिविटी करने वाले मेल्स अगर ज्यादा इन्फेक्टेड हैं, यानी मेल सफर कर रहा है HIV से बट द फीमेल इज नॉर्मल, तो इस केस में ट्रांसमिट होने के चांसेस आर वेरी हाई। अगर सिचुएशन वाइस वर्सा कर दें कि फीमेल इन्फेक्टेड है और मेल नॉर्मल है, तो इन्फेक्शन का चांसेस कम होता है। क्लियर? दोनों सिचुएशंस को देखिएगा। इन फर्स्ट केस वी आर टेकिंग कि मेल इज इन्फेक्टेड एंड फीमेल इज नॉर्मल, द चांसेस आर वेरी हाई कि फीमेल भी इन्फेक्ट हो जाए। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये होता है क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी में मेल अपना जो सीमेन है ना वो डिस्चार्ज करता है, इजैक्यूलेट करता है फीमेल वेजाइना में। क्लियर हुआ? और अभी हमने कहा आगे पढ़ा कि सीमेन के अंदर HIV का जो कंटेंट है ना वो नंबर्स दे आर वेरी हाई। तो और फीमेल के वेजाइनल जो सेल्स होती है ना उनमें डेंड्रियाटिक सेल्स होती हैं, ये ध्यान रखिएगा, डेंड्रियाटिक सेल्स। ये एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। हालांकि अभी मैं इसको बहुत डिटेल में यहाँ नहीं एक्सप्लेन कर रही क्योंकि आपको ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में आने वाला है। तो जो डेंड्रियाटिक सेल्स है ना ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं जो ह्यूमन या फिर मैमेलियन इम्यून सिस्टम का पार्ट है। क्लियर? तो ये डेंड्रियाटिक सेल्स जो है ना HIV का टारगेट होती है। तो जैसे वेजाइनल सेल्स, वेजाइनल जो लाइनिंग है या वॉल है वहां डेंड्रियाटिक सेल्स है, सीमेन रिलीज हुआ, सीमेन में HIV है और इन HIV ने डेंड्रियाटिक सेल को क्या कर दिया, टारगेट कर दिया। और तो इस वजह से इन्फेक्शन क्या हो गया, मेल से किसमें ट्रांसफर हो गया, फीमेल में। बड़ा इजीली हो जाता है ये। अगर हम सिचुएशन नंबर 2 लें जिसमें मेल नॉर्मल है और फीमेल इन्फेक्टेड है, क्लियर, इसमें जो इन्फेक्शन के चांस है ना वो थोड़े कम है। क्यों? क्योंकि इस केस में क्योंकि फीमेल तो कोई लिक्विड या कोई फ्लूइड नहीं प्रोड्यूस कर रही है ना। हाँ, वेजाइनल फ्लूइड होता है लेकिन वो वेजाइनल फ्लूइड मेल तो लेता नहीं अपनी बॉडी में। क्लियर? तो उस केस में क्या होगा कि जो यूरिनल जो एपर्चर है ना जहां से सीमेन या यूरिन पास होता है, अगर वो वेजाइनल फ्लूइड उस मीटर्स के अंदर या उस एपर्चर के अंदर चला जाए तो अंदर की म्यूकोसल लाइनिंग के कांटेक्ट में आएगा ना तो ही इन्फेक्शन फीमेल से मेल में ट्रांसफर हो सकता है। इसलिए चांसेस आर वेरी लो। आ गया पॉइंट क्लियर आपको? तो पॉइंट हमने यहाँ पर स्टडी कर दी। इंटीमेट सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकता है ट्रांसमिशन, क्योंकि मैक्सिमम जो ट्रांसमिशन होता है ना एड्स का वो इसी मीडियम के थ्रू होता है। क्लियर? मैक्सिमम केसेस ऑफ एड्स they are due to by intimate sexual contacts। तो मल्टीपल पार्टनर होमोसेक्सुअल कॉन्टेक्ट एंड हेट्रोसेक्सुअल कॉन्टेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं प्रोसीजर के टाइम में भी HIV का ट्रांसमिशन हो सकता है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जैसे अभी हमने कहा इन्फेक्टेड पर्सन का ऑर्गन यूज हो गया। एट द टाइम ऑफ डायलिसिस जब किडनी फेलियर हो जाता है और ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए ब्लड को बाहर निकाला जाता है, उस समय कोई इन्फेक्शन हो जाए तब हो सकता है। एंड एट द टाइम ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी हम इसको अभी आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, जब जिसके अंदर बाहर से सीमेन कलेक्ट किया जाता है किसी दूसरे सोर्स से और वो फीमेल के यूटेरस के अंदर या वेजाइना में रिलीज करवाया जाता है। तो अगर जो सीमेन कलेक्ट हुआ है वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन का है तो उसके भी HIV का ट्रांसमिशन हो सकता है। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम इन्फेक्टेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू हो सकता है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहला कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड यूज हो गया तभी एक दिक्कत आ सकती है। देन किसी भी पर्सन के कॉन्टामिनेटेड रेजर्स या टूथ ब्रशेस अगर यूज किए जाते हैं उस समय ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। एंड देन कॉन्टामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का यूज, जैसे निडल्स हैं, सिरिंज का यूज हो जाए, टैटूइंग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ईयर पियर्सिंग जो निडल्स होती हैं, एक्यूपंक्चर वाली निडल्स हैं या इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज है, इन केस के अंदर अगर उनको प्रॉपर डिसइंफेक्ट नहीं किया जाए और तो उसकी वजह से ये अगर उनमें कोई ब्लड टिंचेस रह जाते हैं इंस्ट्रूमेंट पे तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है फिर आगे जो इन्फेक्शन है उसको स्प्रेड
कर सकते हैं। इसलिए ये बात का ध्यान रखा जाता है कि टैटू करवाना या फिर ईयर पियर्सिंग करवाना ये बहुत ही रिलायबल प्लेसेस पे ही करवाना चाहिए, जहां पर आपको पता है कि ये लोग बहुत प्रॉपर हाइजीन से अपने प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, वहीं पर इसी टाइप की चीजों को करवाना चाहिए। नेक्स्ट आता है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड। ठीक है, इस प्रोसेस को, इस ट्रांसमिशन को फर्स्ट नाम दिया जाता है ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन, क्योंकि ये थ्रू प्लासेंटा ट्रांसमिट होते हैं। सेकेंड, इसको पेरीनेटल ट्रांसमिशन भी कहा जाता है। पेरीनेटल ट्रांसमिशन या ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन मीन्स इसके अंदर 3 टाइम्स हैं जहां पर मदर से चाइल्ड को ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। इट इज एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि जो HIV वायरस है ना वो प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है। सेकंड आया एट द टाइम ऑफ लेबर एंड डिलीवरी के टाइम पे। डिलीवरी के टाइम में अगर जब बच्चे की डिलीवरी हो रही है उस समय अगर उसकी आंखों पे जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती है ना, कंजक्टिवा के कांटेक्ट में अगर फीमेल का वेजाइनल फ्लूइड आ जाए ना तो बच्चे के अंदर HIV का इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए अगर मदर इन्फेक्टेड हो तो ऐसे केस में नॉर्मल डिलीवरी या वेजाइनल डिलीवरी परफॉर्म नहीं की जाती है। मेजोरिटी में वहां पर सिजेरियन ही या सर्जिकल डिलीवरी ही वहां पर एक बेस्ट मेथड की तरह यूज किया जाता है। एंड द सेकेंड एट द टाइम ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें भी हमने आगे पढ़ा कि HIV जो अमाउंट है या HIV वायरस है वो प्रेजेंट होता है। तो थर्ड होता है एट द टाइम ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो व्हेन इट्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू हर चाइल्ड, तो ये 3 तरीके से हो सकता है। इट कैन बी एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग जो टाइम पीरियड है उस समय ये हो सकता है। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। हमने 4 मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ लिए। द फर्स्ट इज ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज को ले लिया। सेकेंड हमने पढ़ा ब्लड एंड इन्फेक्टेड ब्लड एंड इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स के हेल्प से ले लिया। प्रोसीजर्स के ड्यूरेशन में अगर होता है वो ले लिया। एंड फोर्थ आ गया फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। नेक्स्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि HIV इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय। क्लियर, क्या क्या वो तरीके हैं जिससे HIV ट्रांसमिट नहीं होता। इसमें सबसे फर्स्ट आता है इंसेक्ट बाइट। ठीक है, ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन होता है कि अगर मॉस्किटो बाइट करते हैं तो क्या मॉस्किटो एड्स को ट्रांसमिट करेंगे। इसको अभी हम डिटेल में लेने वाले हैं, बट द आंसर इज नो। क्लियर, क्योंकि ये इससे ट्रांसमिट नहीं होता। सेकेंड, टॉयलेट सीट्स यूज करने से नहीं होता है। किसिंग, जेंटल किसिंग करने से भी ये नहीं होता है। खाना खाने से यानी साथ में खाना खाने से, कटलरी शेयर करने से नहीं होता है। टचिंग, हगिंग करने से ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं होता है। बट आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि इनिशियल केस के अंदर जब पर्सन HIV इन्फेक्टेड तो है लेकिन वो असिम्प्टोमेटिक है, उस समय उसके सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे बट वो HIV से सफर है, तो उस केस के अंदर वो ट्रांसमिट कर सकता है अपने इन्फेक्शंस को। क्लियर, तो पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। उसके अलावा जैसे आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, सलाइवा के थ्रू होता है तो नहीं होता है। क्लियर, एक्चुअली सलाइवा में जो वायरल का कंटेंट है ना वो बहुत कम होता है। कफिंग है, स्नीजिंग है, ये स्वेटिंग है, क्लियर, ये जनरली कॉज नहीं करते। सलाइवा कॉज कर सकता है क्योंकि सलाइवा में HIV काउंट होता है, बस स्वेट जो है स्वेटिंग के थ्रू नहीं हो सकता है। स्नीजिंग, कफिंग, इनके थ्रू HIV ट्रांसमिट नहीं होता। लेट्स टेक अ डिटेल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या मॉस्किटो है वो HIV स्प्रेड कर सकते हैं। तो द आंसर इज नहीं, ये नहीं कर सकते। बट हाउ, इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब मॉस्किटो बाइट करता है ना तो मॉस्किटो अपना सलाइवा रिलीज करता है। क्लियर, मेल बॉडी में जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो का जो माउथ पार्ट से जो सकिंग और पियर्सिंग के लिए डेवलप्ड हुआ है वो 6 कंपोनेंट से बना हुआ है। 6, क्लियर, उसमें से जो 4 कंपोनेंट है ना वो तो स्किन को पियर्स करने में काम आता है, यानी छेदने में काम आता है। वेरएस जो उसके बाकी के जो 2 पार्ट्स है ना उसके माउथ पार्ट्स के, उसमें से एक के थ्रू वो ब्लड सक करता है और दूसरे के थ्रू वो सलाइवा रिलीज करता है। क्लियर, दोनों सेपरेट हो रहा है। देखो, ब्लड सक अलग ट्यूब से हो रही है और सलाइवा रिलीज अलग ट्यूब से हो रही है। तो एट द टाइम ऑफ मॉस्किटो बाइटिंग, मॉस्किटो सबसे पहले तो सलाइवा इंजेक्ट करता है ह्यूमन के अंदर,
और जो HIV पॉजिटिव पर्सन को अगर उसने बाइट किया है तो उसने उसके ब्लड को अपनी बॉडी में ले लिया और उसके बाद में उसने उस ब्लड को अपने अंदर क्या कर दिया है, डाइजेस्ट कर दिया है। क्लियर? तो इंजेस्ट करने के बाद में उसने जब ब्लड को इंजेस्ट किया HIV पेशेंट में से, फिर वो उसकी गट में गया और गट में जाने के बाद वो वहां पर टोटली क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। और डाइजेशन के प्रोसेस में जो HIV है वो टोटली क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। अब उसके पास में इन्फेक्टाइल एबिलिटी नहीं है। आ रहा है पॉइंट क्लियर? और दूसरा पॉइंट कि जब सलाइवा रिलीज करता है ना मॉस्किटो, तो उसके सलाइवा में एनोफेलिन एक कंपाउंड होता है और ये एनोफेलिन का काम एंटी कोगुलेंट है ना, ताकि वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। लेकिन अगर हम ये बोले कि मॉस्किटो के माउथ पार्ट्स पे अगर कोई ब्लड रह गया और वो वापस किसी दूसरे पर्सन को बाइट करेगा तो वो ब्लड का कॉन्टेक्ट में आ जाएगा ना। तो पॉइंट ये है कि जो ब्लड उसके माउथ पार्ट्स पे रह जाता है ना, वो क्लॉट हो जाता है, उसका क्लॉट बन जाता है। इसलिए क्लॉट ब्लड के अंदर भी HIV सर्वाइव नहीं करता है। क्लियर हुआ पॉइंट? और दूसरा कि एक पर्सन को बाइट करने के बाद जो उसकी बाइटिंग बिहेवियर की स्टडी हुई है ना, तो मॉस्किटो वापस इमीडिएटली दूसरे पर्सन को बाइट नहीं करता है, वो रेस्ट करता है और जो उसने फूड इंजेस्ट किया है ना उसको वो टेम्पररी डाइजेस्ट करता है रेस्ट करके। इसलिए आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं कि किसी भी पॉइंट से मॉस्किटो जो है वो HIV ट्रांसमिट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो उसने सलाइवा को इंजेस्ट किया है और सलाइवा इंजेस्ट करने के बाद में उसने ब्लड को एक दूसरे ट्यूब से सक किया है और ट्यूब के अंदर जो भी उस ब्लड के अंदर जो भी HIV था उसका टोटली डाइजेशन हो गया। और दूसरा कि जो मॉस्किटो की गट है जहां पर वो ब्लड गया और उस ब्लड में जो HIV प्रेजेंट है वहां पर कोई T सेल्स ही नहीं प्रेजेंट है, इसलिए वो वहां पर रिप्लीकेट नहीं कर पाएगा। सो इट्स क्लियर, HIV स्प्रेड करने में मॉस्किटो का कोई रोल नहीं है। क्लियर हुआ पॉइंट? अब आता है मैकेनिज्म ऑफ HIV एक्शन, यानी किस मैकेनिज्म से HIV जो है वो काम करते हैं। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको बहुत अच्छे से यहाँ से समझते हुए चलना है। सबसे पहला कि HIV उन्हीं सेल्स को अफेक्ट करता है जिन सेल्स के ऊपर CD4 रिसेप्टर्स होते हैं। CD4 they are considered as the cluster of differentiates। ठीक है, ये स्पेशल टाइप के एंटीजेंस हैं। क्लियर? तो ये उन्हीं सेल्स को टारगेट करता है जिन सेल्स के ऊपर ये एंटीजेंस या रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। CD4 यानी वापस आई एम रिपीटिंग, CD फुल फॉर्म इज क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएट्स। क्लियर? ये स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स हैं जो आपको किन सेल्स पे दिखेंगे? सबसे फर्स्ट हेल्पर T सेल्स पे दिखाई देगा। मैक्रोफेजेस सेल्स जो है बॉडी में उसके ऊपर CD4 रिसेप्टर्स होते हैं। एल्वियोलर मैक्रोफेजेस हैं, मोनोसाइट्स हैं और डेंड्राइटिक सेल्स हैं, जिसको अभी हमने आगे पढ़ा कि डेंड्राइटिक सेल्स जो है वो वेजाइनल वॉल में मिलती हैं और वो वहां टारगेट हो जाती है जो सीमेन में HIV प्रेजेंट होते हैं उनसे। तो दीज सेल्स आर एट ग्रेट रिस्क। क्लियर? HIV इनको सबसे पहले टारगेट करता है और इन्हीं को सबसे पहले इन्फेक्ट करता है। तो दिस इज ये जो CD4 हैं रिसेप्टर्स हैं, जो एंटीजन जिसकी बात की, बेसिकली दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं नेचर में और ये इन फॉलोइंग सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा मैकेनिज्म ऑफ HIV एक्शन, उसको हम अब देख रहे हैं कि किस तरह से प्रोसेस आगे चलता है। तो सबसे पहले जैसे ही HIV है ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हुआ, एंटर होने के बाद में ये सबसे पहले अपने RNA को DNA में कन्वर्ट करेगा और फिर उस DNA को विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेस एंजाइम होस्ट DNA के साथ में मर्ज कर देगा और उसके बाद में वो जो सेल है इन्फेक्टिंग सेल उसको एज अ फैक्ट्री यूज करेगा और अपने लार्ज नंबर पे वायरल प्रोटीन्स बनाएगा और वायरल प्रोटीन्स बनाने के बाद में उस सेल्स से वो बाहर रिलीज होंगे और फर्दर एंड फर्दर सेल्स को वो इन्फेक्ट करेंगे। तो दिस इज द लाइफ साइकिल जिसको हम यहाँ पर अभी पढ़ने वाले हैं। तो हम वी आर स्टार्टिंग आफ्टर गेटिंग इनटू ह्यूमन बॉडी द वायरस फर्स्ट एंटर्स इनटू मैक्रोफेजेस। क्लियर? मैक्रोफेजेस में पहुंच गए जो उनके टारगेट सेल्स हैं। वहां पर जाने के बाद वो फर्स्ट अपने RNA जीनोम जो है उसको वो किस में कन्वर्ट कर देंगे? वायरल DNA में कन्वर्ट कर देंगे। सो वायरल RNA विल कन्वर्ट इनटू वायरल DNA एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्लियर?
उसके बाद में विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेज एंजाइम ये जो वायरल डीएनए फॉर्म हुआ है ये होस्ट डीएनए के साथ में मर्ज हो जाएगा और उसके बाद में वो जो इन्फेक्टेड सेल है उसकी मशीनरी को और उसको डायरेक्ट करेगा टू प्रोड्यूस मोर वायरल पार्टिकल्स। यही सबसे इम्पोर्टेंट जो वायरस का फंक्शन है ना वो यहीं पर ही है कि वो खुद कुछ नहीं करता, वो उस होस्ट की मशीन को ही यूज करेगा। उसने सिर्फ क्या किया है, डिक्टेट कर रहा है, वो डायरेक्ट कर रहा है कि किस तरह से वो जो होस्ट सेल है उसको अफेक्ट कर सकता है और उसको डायरेक्ट करेगा टू प्रोड्यूस मोर वायरल प्रोटीन्स। अब आया पॉइंट कि ये हमने एक डायग्राम से समझने की कोशिश की कि हाउ HIV वर्क्स इनसाइड द होस्ट सेल। तो सबसे पहले जो रिट्रोवायरस है यानी वो वायरसेस जिनका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, इनके पास में एक वायरल RNA कोड होगा और साथ साथ में प्रोटीन का कोड है। ये वायरस एक सेल को इन्फेक्ट करेगा, नॉर्मल सेल को, और अपने जीनोम को अंदर रिलीज कर देगा। तो वायरल RNA इज इंट्रोड्यूस इनटू सेल। अंदर जाने के बाद में ये वायरल डीएनए फॉर्म करेगा। वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्लियर हुआ पॉइंट? उसके बाद में ये जो डीएनए बना है ये डीएनए फिर होस्ट जीनोम के साथ में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा या उसके साथ में जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद में वो उस होस्ट सेल को डायरेक्ट करेगा ताकि वहां पर न्यू वायरल RNA प्रोड्यूस हो जाए और बहुत सारे नए वायरल प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो जिसकी वजह से वहां पर नए वायरसेस फॉर्म होंगे। यानी अल्टीमेटली ये जो एक सेल थी ये फैक्ट्री की तरह बिहेव करने लगी, वो वायरल प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्री बन गई है। तो सेम लाइक जो मैक्रोफेजेस है नाउ दे कंसिडर्ड एज अ फैक्ट्री फॉर HIV वायरस और वहां से वो वायरस इस तरह से रिलीज होते हैं। मल्टीपल नंबर्स में ये वायरसेस बनेंगे, रिलीज होंगे और फिर नई सेल्स को और फर्दर इन्फेक्ट करते रहेंगे, जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर जो मैक्रोफेजेस हैं और नेक्स्ट टारगेट लाइन में जो दूसरी इम्यून सेल्स हैं जैसे हेल्पर T सेल्स हैं वो टारगेट होना स्टार्ट हो जाती है और उसकी वजह से बहुत ही लार्ज स्केल पे इसका डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है। लेट्स सी आगे क्या होता है। ये हमने एक मैकेनिज्म लिए, इस तरह से ये अपना इसका प्रोटीन कोड बाहर रह जाता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को ये अंदर एंटर करता है RNA को और विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ये उस RNA पे क्या बनाने लग जाता है, DNA बनाने लग जाता है। तो इस तरह की मैकेनिज्म शो करता है ये वायरस और सेल्स को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी की जो इम्यून सेल्स हैं उनके नंबर्स बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गए और उसकी वजह से आपका बॉडी जो है इम्यूनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वीक हो जाता है। अब पॉइंट यहाँ पर आ गया क्लियर, जो भी हमने पढ़ा कि ये जो मैक्रोफेजेस है जिनमें इन्फेक्शन हुआ था दे आर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग न्यू वायरसेस, दैट्स व्हाई दे एक्ट एज अ HIV फैक्ट्री। क्लियर? इट बिकम्स अ HIV फैक्ट्री। उसके बाद में वहां से मैक्रोफेजेस से रिलीज हो जाने के बाद ये HIV जो है वो एंटर करते हैं हेल्पर T लिम्फोसाइट्स में और वहां पर रिप्लिकेट करना स्टार्ट करते हैं और सेम साइकिल शो करके लार्ज नंबर में न्यू वायरस प्रोजेनी हेल्पर T सेल्स में बनाने लगते हैं और रिलीज होकर देन फर्दर एंड फर्दर अदर हेल्पर T लिम्फोसाइट्स को भी अफेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। एज अ रिजल्ट जिसकी वजह से यहाँ पर जो देर इज अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ T lymphocytes इन द बॉडी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, यानी बॉडी की जो काउंट है T lymphocytes का, हेल्पर T सेल्स का, वो बहुत ही कम हो जाता है। क्लियर? जैसे हम देखते हैं और ये जो जब बॉडी के अंदर ये सारे फंक्शंस इन्फेक्शंस चल रहे होंगे, जब सेल्स टारगेट हो रही होंगी, उस केस के अंदर पर्सन को क्या सिम्टम्स बाहर दिखाई देंगे? दे आर द सिंपल बाउट्स ऑफ फीवर। थोड़े थोड़े दिनों में फीवर आएगा, डायरिया होता रहेगा, वेट कम होता रहेगा, जो जनरली देखिए ये जो सिम्टम्स है ना ये कॉमन सिम्टम्स है, ये दूसरी डिजीजेस में भी होते हैं। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कोई मेडिकेशन दे दिया, आपने यूज किया, आप नॉर्मल आपको फील लगने लग गया और आपने उस चीज को सप्रेस हो गया। क्लियर? बट अगर यही चीज बार बार रिपीट होती है
तो फिर डॉक्टर आपको HIV टेस्ट के लिए सजेस्ट करता है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो जब आपके बॉडी में ये हेल्पर टी सेल्स और मैक्रोफेजेस के काउंट जब कम हो रहे होंगे तब बॉडी में आपको ये जनरल इस टाइप के सिम्टम्स दिखाई देंगे, और जिसकी वजह से, क्योंकि जो हेल्पर टी सेल्स हैं उसका अमाउंट बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा कम हो गया, अब उसकी वजह से जो पर्सन है वो स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस, क्योंकि बॉडी ऐसे केस के अंदर किसी भी इन्फेक्शन को रेजिस्ट नहीं करेगी, सो द पर्सन बिकम्स इम्यूनो डेफिशिएंट हो गया है। क्लियर? और वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट, इसलिए उसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इस समय बहुत इजीली बॉडी के अंदर हो जाएंगे, जो नॉर्मल केस में बॉडी उन इन्फेक्शंस को होने नहीं देती है। क्लियर? आपको मोड ऑफ एक्शन समझ में आ गया HIV का? क्लियर। नेक्स्ट आता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड को हम कैसे समझते हैं? ये वो पीरियड होता है कि जब वायरस या कोई पैथोजन बॉडी में एंटर होने के बाद पहला सिम्टम दिखाई देने के बीच का जो पीरियड होता है ना, दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। यानी जब एंट्री हुई और एंट्री होने के कितने दिन बाद में सिम्टम्स दिखाई दिए, तो एंट्री और अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स के बीच का जो टाइम पीरियड है ना, दैट इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। तो जो HIV है ना, इसका इंक्यूबेशन टाइम कैन बी 5 to 10 years हो सकता है। यानी ये आपके बॉडी में है, HIV का इन्फेक्शन हुआ है, बट यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एड्स। क्लियर? इसलिए आपको ये 2 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से यहाँ पर याद रखना है कि HIV पॉजिटिव होना इज अ डिफरेंट थिंग एंड सफरिंग फ्रॉम एड्स इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। क्लियर? ये 2 चीजें डिफरेंट है, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड जो है ना HIV का वो बहुत ज्यादा है, बट हाँ ये जो टाइम पीरियड है ना जिसमें पर्सन इन्फेक्टेड जरूर है बट एड्स से सफर नहीं है, बट एट दैट टाइम ना वो बहुत कॉन्टाजियस है, वो अपने इस इन्फेक्शन को आगे स्प्रेड कर सकता है। अगर उस समय वो किसी नॉर्मल पर्सन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप करता है तो वो HIV के इन्फेक्शन को उसमें ट्रांसमिट कर देगा। तो क्लियर? तो ये जो वो पीरियड है इंक्यूबेशन पीरियड, इसके अंदर द पर्सन इज HIV पॉजिटिव, क्लियर, बट इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एड्स। तो ये कैसी स्टेज है? क्योंकि इसके अंदर किसी भी टाइम के सिम्टम्स नहीं दिख रहे, तो दिस स्टेज इज नोन एज असिम्टोमेटिक स्टेज। असिम्टोमेटिक स्टेज होने की वजह से सिम्टम्स तो दिख नहीं रहे, बट HIV से इन्फेक्शन तो हो चुका है। तो इस केस के अंदर द पर्सन इज हाईली इन्फेक्शियस, और वो बहुत लार्ज स्केल के ऊपर बहुत बड़े लोगों को, बहुत लार्ज अमाउंट पे ज्यादा लोगों को ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि HIV पॉजिटिव होना एक अलग बात होती है और सफरिंग फ्रॉम एड्स दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज दीज 2 चीज आर नॉट इक्वल। क्लियर? तो इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर अगर है तो वो HIV से पॉजिटिव है बट नॉट सफरिंग फ्रॉम एड्स। नेक्स्ट आता है कि अर्ली सिम्टोमेटिक HIV जो इन्फेक्शन होता है उसमें किस टाइप के सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, दैट इज कॉल्ड ARC। इंपॉर्टेंट टर्म है ये, हमने इस चैप्टर में पहले भी इनिशियली बोला हुआ है कि जितने भी एब्रिविएशन आ रहे हैं ना उनको आपको मेंशन करने हैं, आपको अच्छे से उनको लिख लेना है अपने नोट्स के अंदर। तो ARC आ रहा है, दैट इज एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, आर्क कहते हैं इसको। ये उस केस के अंदर है जो बहुत अर्ली सिम्टम्स शो करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले परसिस्टेंट डायरिया होगा, पर्सन विल सफर फ्रॉम परसिस्टेंट डायरिया। क्लियर? कैन बी लास्ट फॉर 1 month। एट द सेम टाइम उसको परसिस्टेंट फीवर हो सकता है, दैट कैन ऑल्सो लास्ट फॉर 1 month। बॉडी से बहुत ज्यादा वेट लूज कर देगी बॉडी। क्लियर? एक्सेसिव लॉस हो जाएगा वेस्ट इसका, इसलिए इसको स्लिमिंग सिंड्रोम या फिर कई केस के अंदर इसको वास्टिंग सिंड्रोम भी बोलते हैं, क्योंकि बॉडी बहुत लार्ज नंबर पे, बहुत लार्ज अमाउंट में जो वेट है वो लॉस करेगी। लिम्फोएडिनोपैथी हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स। क्लियर? वहां पर स्वेलिंग आ जाएगी, क्योंकि लिम्फ नोड्स जो है ना वो वाला एरिया होते हैं जहां पर इंटरेक्शन होता है ना बिटवीन पैथोजन और हमारी इम्यून सेल्स के बीच में, इसलिए स्वेलिंग दिखाई देगी लिम्फ नोड्स पे। कंटिन्यूस परसिस्टेंट कफ रहेगा, और ये परसिस्टेंट कफ की वजह से ये पर्सन कैन एट द सेम टाइम
उसको ट्यूबरकुलोसिस, टीबी भी हो सकता है और निमोनिया का इन्फेक्शन भी हो जाएगा। क्लियर? आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो इन्फेक्शन है ना, ये जनरल केस में बॉडी में नहीं होते, ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। ये उस वक्त देखते हैं कि अभी इम्यून सिस्टम वीक हुआ है तो टारगेट किया जा सकता है। नॉर्मल फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो बॉडी है ना अपने आप को बचा लेती है, लेकिन अभी तो इम्यून सिस्टम ही अफेक्ट हुआ है, तो ऐसे इन्फेक्शन बहुत लार्ज स्केल में दिखाई देंगे बॉडी के अंदर। कैंडिडियासिस हो जाएगा, जो हमने लास्ट सेशन में स्टडी किया था, फंगल इन्फेक्शन है, कैंडिडा फंगस के थ्रू होता है, वो दिखने लगेगा, क्योंकि कैंडिडा फंगस हमने देखा ये बॉडी पे प्रेजेंट होता ही है, पर नॉर्मल केस में हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम और जो नेचुरल बैक्टीरिया है वो इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नाइट स्वेट होगा, यानी बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग होगी नाइट्स में, इची रैशेस हो जाएंगे बॉडी में। ये सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो बहुत अर्ली स्टेजेस पे आएंगे। क्लियर? अर्ली स्टेजेस पे होने की वजह से ये आपको एक नॉर्मल सिम्टम्स की तरह ही दिखाई देंगे, और एट द सेम टाइम तब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद एड्स और नॉट। नेक्स्ट आता है फुल ब्लोन एड्स की जो स्टेज होती है, यानी जिसके अंदर जो इन्फेक्शन है वो बहुत लार्ज स्केल पे बढ़ गया है। इस इन्फेक्शन के टाइम में जो हेल्पर टी सेल्स का जो काउंट है ना बॉडी में, वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। इट रीचेस नियर अबाउट 200 क्यूबिक मिलीमीटर। क्लियर? जबकि जो नॉर्मल केस में इसका अमाउंट जो है ना वो 1000 to 12,000 जितना हो सकता है। क्लियर? तो वो बहुत ड्रास्टिकली उसका अमाउंट जो है वो कम हो जाते हैं। बॉडी के अंदर बहुत सारे सीवियर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे अभी हमने पढ़े ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है ना, निमोनिया बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे हो सकते हैं, कपोसी सार्कोमा हो जाता है। कपोसी सार्कोमा ये एक दैट इज हम कहेंगे कि ये एक कैंसर है। क्लियर? जो इनर लाइनिंग होती है ब्लड वेसल्स की अंडर द स्किन, जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी इनर लाइनिंग जो एंडोथेलियम होता है उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। ये वायरस कॉज करने वाला जो है ना ह्यूमन हर्पेस वायरस है, जो कपोसी सार्कोमा कॉज करता है। ह्यूमन हर्पेस वायरस ये कॉज करता है कपोसी सार्कोमा। देन लिम्फोमा विच इज अ कैंसर ऑफ लिम्फ नोड्स, ये ज्यादा हो जाते हैं। डिमेंशिया होने लग जाता है, यानी लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है, और अल्टीमेटली इट लीड्स टू डेथ। तो दीज आर द सिम्टम्स जो फुल ब्लोन स्टेज के अंदर दिखाई देंगे जब एड्स बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया बॉडी के अंदर। अब आपको यहाँ से एक पॉइंट ध्यान रखना है कि कुछ पेशेंट्स के अंदर जो HIV है ना, इन्फेक्शन हो जाने के बाद वो HIV ग्रो नहीं कर पाता है। क्लियर? उनमें एड्स या तो बहुत स्लोली डेवलप होता है या फिर ऑलमोस्ट डेवलप ही नहीं हो पाता है। ऐसे पर्सन्स को बोलते हैं नॉन प्रोग्रेसर। ठीक है? नॉन प्रोग्रेसिव में कुछ जेनेटिक डिफरेंसेस आ जाते हैं। क्लियर? फिर टाइम बिंग जैसे हम कहते हैं बहुत सारे म्यूटेशंस हमारे अंदर होते रहते हैं, उन म्यूटेशंस की वजह से कुछ ऐसा जेनेटिक डिफरेंस आ गया है कि HIV हमारी बॉडी में रिप्लीकेट नहीं कर पाता। दैट इज अ टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर? क्योंकि ये इवोल्यूशन में डिटेल में आने वाला है, वी विल फर्दर स्टडी दैट इन इवोल्यूशन वाले टॉपिक में कि नेचुरल सिलेक्शन हुआ है हमारे बॉडी में, कुछ म्यूटेशंस ऐसे हो गए हैं, कुछ चेंजेस जेनेटिक मटेरियल में ऐसे हो गए हैं जिसकी वजह से जो HIV इन्फेक्शन है वो HIV इन्फेक्शन जो है वो ह्यूमन के अंदर ज्यादा कोई डिस्ट्रक्शन कॉज नहीं कर पाता, उसके इम्यून सिस्टम को ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाता है। एड्स का डायग्नोसिस, अगर एड्स पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एड्स तो उसके अंदर अगर वायरस को डिटेक्ट करना है तो क्या मेथड्स हो सकते हैं डायग्नोस करने के, उसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर ले रहे हैं। उसमें सबसे फर्स्ट टेस्ट दैट इज कॉल्ड एलिशा टेस्ट। फुल फॉर्म वापस आपको याद रखनी है, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्लियर? इस टेस्ट के अंदर बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज बनी है ना HIV के अगेंस्ट, उसको डिटेक्ट किया जाता है, और डिटेक्ट करने के लिए एंजाइम्स यूज होते हैं, और जो बहुत प्रिंसिपल एंजाइम यहाँ पर यूज होता है ना, दैट एंजाइम इज नोन एज अल्कालाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंजाइम, आप इसको हाईलाइट कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो एंजाइम है ना ये बहुत जगह और भी यूज होने वाला है। अल्कालाइन फॉस्फेटेज एंजाइम विच इज यूज्ड इन एलिशा टेस्ट, इन विच टेस्ट के अंदर एंटीबॉडीज डिटेक्ट की जाएंगी विच इज फॉर्म अगेंस्ट दी HIV। क्लियर?
इनिशियल स्टेज जो हमने पढ़ी अभी आगे कि जो पर्सन जो है इन्फेक्टेड हुआ है HIV से, लेकिन वो उसमें उसका जो एलिशा टेस्ट है ना वो नेगेटिव आता है। आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो इनिशियल पीरियड है एलिशा टेस्ट, उसमें इनिशियल पीरियड में एलिशा टेस्ट हमेशा नेगेटिव होता है। ये वो पीरियड है, उसको विंडो पीरियड बोलते हैं। क्लियर? पर्सन इज अफेक्टेड विथ HIV बट जो रिजल्ट है टेस्ट रिजल्ट वो नेगेटिव आएंगे, तो दिस पीरियड इज नोन एज विंडो पीरियड। क्लियर? सेकंड आता है, कभी कभी क्या होता है एलिशा टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले मे बी अ पर्सन इज इन विंडो पीरियड में है, शायद इस वजह से नहीं हो रहा है एलिशा टेस्ट नेगेटिव आया, या फिर ये भी हो सकता है पॉसिबल कि पर्सन इज नॉट इन्फेक्टेड विथ HIV इसलिए उसका टेस्ट नेगेटिव आया। तो नेगेटिव टेस्ट आने के पीछे के दो रीजंस होते हैं। द रीजन number one that is the maybe the person is not infected with HIV, and the second maybe a person is in window period. Clear? अब एलिशा टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो मीन्स पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ HIV नहीं। ये भी एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर एलिशा टेस्ट पॉजिटिव आता है ना तो भी उसका मतलब ये नहीं है कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम HIV। समटाइम्स बहुत सारी ऐसी डिजीजेस भी हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रेसी, कैंसर, क्लियर, फ्लू है, ऐसी बहुत सारी डिजीजेस है, उसमें भी एलिशा टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। क्लियर? तो एलिशा टेस्ट इज पॉजिटिव, इट डजंट मीन कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम HIV। तो आपको दोनों पॉइंट्स याद रखने कि जो एलिशा टेस्ट है ना फिर वो कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। क्लियर? इनिशियल लेवल पे आप कर सकते हैं एलिशा टेस्ट को, बट ये आपको कंफर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है कि वेदर अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एड्स और नॉट। नेक्स्ट आता है ओरा क्विक टेस्ट। ये जो ओरा क्विक टेस्ट है ना ये इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर जो सलाइवा का स्वैब होता है ना, मुंह से सलाइवा लेकर इसको घर पे ही टेस्टिंग की जा सकती है। पर्सन को किसी भी मेडिकल हेल्प की जरूरत नहीं होती है, वो हिमसेल्फ ही फाइंड आउट कर सकता है कि वो HIV इन्फेक्टेड है या नहीं। तो उसके बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स आए थे कि कभी कभी हो सकता है ये टेस्ट की एक्यूरेसी बहुत कम होती है, 91% जितनी एक्यूरेसी है इन टेस्ट की। तो समटाइम्स अ पर्सन उसको पता चले कि मैं HIV हूँ और वो कोई नेगेटिव स्टेप यूज कर ले, सुसाइड वगैरह कर ले, तो इसकी वैलिडिटी कम होने की वजह से ये जो ओरा क्विक टेस्ट है ये इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर माउथ से जो है ओरल स्कैब यूज किया जाता है, सलाइवा यूज करके फाइंड आउट कर दिया जाता है और ये बहुत ही जल्दी विद इन मिनट्स आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट आता है कंफर्मेटरी टेस्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट द कंफर्मेटरी टेस्ट हमारे पास में दो टेस्ट हैं। द फर्स्ट इज वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ एड्स इज डन विद द हेल्प ऑफ वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। बट ये जो टेस्ट है ना ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है और ये बहुत ज्यादा हाईली वैलिड है ना, हाईली रिलायबल टेस्ट है ये, बट दिस टेस्ट इज वेरी एक्सपेंसिव। क्लियर? और इसलिए लास्ट स्टेज में ही जनरली इस टेस्ट को सजेस्ट किया जाता है। उसके बाद में आता है पीसीआर जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है, दैट इज अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके अंदर जो वायरल जीनोम है उसको बॉडी के अंदर डिटेक्ट किया जाता है और उसको मल्टीप्लाई करवाया जाता है और ये बहुत फास्ट रेट के ऊपर आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। तो दीज आर द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ HIV। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द ट्रीटमेंट। क्लियर? हमेशा एक बात एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है आपके एनसीईआरटी में कि अ पर्सन शुड नॉट डाई ड्यू टू नेग्लिजेंस। क्लियर? क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो HIV है ना ये डिजीज बहुत फैटल है ना, डेडली डिजीज है, ये तो कंफर्म हो गया, बट इस डिजीज का कोई क्योर नहीं है और इस डिजीज को स्प्रेड होने से रोका जा सकता है इसके, क्योंकि हमने इसके आगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ ली है। तो पॉइंट ये है कि अगर हमें नॉलेज है तो हम इस डिजीज को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। तो इसलिए पॉइंट आता है कि अ पर्सन शुड नॉट डाई ड्यू टू नेग्लिजेंस की वजह से नहीं मरना चाहिए ना वो इंसान, क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं, कोई क्योर है नहीं। तो प्रिवेंशन ही इसका एक इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन है इस डिजीज से बचने का, क्योंकि हम यहाँ पर ये तो बोल सकते नहीं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि क्योर तो उसका है ही नहीं, या तो सिर्फ जो भी है वो प्रिवेंशन ही है।
तो प्रिवेंशन सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है इसका कि प्रिवेंट ही करना है, हमें ऐसे लाइफस्टाइल मेजर्स फॉलो करने हैं जो हमें इस टाइप की सिचुएशन से दूर रखे, है ना, ताकि हम लोग ऐसे सेफ जोन नहीं रहे, ताकि हम बहुत ऐसी कैटेगरी में इन्वॉल्व ही ना हो जहां पर हाई रिस्क HIV होने के चांसेस ज्यादा है ना। जैसे जो ड्रग अब्यूजर्स हैं उनके HIV होने के चांसेस ज्यादा है, जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके HIV होने के चांसेस ज्यादा है, उनको एड्स होने के परसेंटेज एक नॉर्मल पॉपुलेशन से ज्यादा है। जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं क्योंकि वो जनरली सेक्सुअल वर्कर्स के कांटेक्ट में ज्यादा आते हैं, ऐसी पॉपुलेशन जो ज्यादा सेक्सुअल वर्कर्स को मीट करती है उनमें चांसेस हाई है। तो बेटर है हम ऐसे सेफ साइड में रहे जहां से हमको ये इन्फेक्शन ना ही आए, तो बेटर है। तो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो हमने पहले पॉइंट पढ़ा कि ये डिजीज तो फैटल है और इसका कोई क्योर भी नहीं है, बट कुछ ड्रग्स हैं जो आपको आपकी लाइफ को क्या कर देती है, इजी बना देती है, क्लियर। लेकिन वो आपकी लाइफ को थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सकती है, आपको कंफर्ट दे सकती है, आपको टेम्पररी रिलीफ दे सकती है, बट आपको डिजीज से फ्री नहीं कर सकती, क्लियर। ऐसी ड्रग्स जो यूज होती है इसके अंदर उनको विरिस्टेटिक ड्रग्स नाम दिया जाता है। ये ड्रग्स किस किस लेवल पे काम करती है हम उन टॉपिक्स को ले रहे हैं। सबसे पहले ये ड्रग्स काम करती है एज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। बहुत इंपॉर्टेंट है इस फर्स्ट 3 पॉइंट्स को पढ़ना। इस फर्स्ट 3 पॉइंट्स में हमने वही एंजाइम्स लिए जो वायरस के पास में प्रेजेंट है, HIV के पास में। अगर ये वायरसेस यहाँ प्रेजेंट हैं, क्लियर, इन वायरसेस, तो ये एंजाइम काम करेंगे। अगर हम इन एंजाइम को ही सप्रेस कर दें या इन एंजाइमेटिक एक्शन को इनहिबिट कर दें तो इसके आगे रिप्लिकेट होने, वायरस के बॉडी में रिप्लिकेट होने के चांसेस को हम बहुत कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ड्रग जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर की तरह काम करती है। उसमें AZT टर्म यूज की जाती है। इट्स अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है ये AZT, एजिडोथायमिडीन इसका फुल फॉर्म है। एजिडोथायमिडीन ड्रग है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर की तरह काम करती है, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो एंजाइम है, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, उसके साथ बाइंड होगी और उसको इनहिबिट करेगी। नेक्स्ट आता है प्रोटीएज इनहिबिटर। तो ये प्रोटीएज एंजाइम के साथ बाइंड होकर उसके एक्शन को इनहिबिट करेंगी। इंटीग्रेज इनहिबिटर वाली जो ड्रग्स हैं वो इंटीग्रेज एंजाइम के साथ में बाइंड करेगी और उसको इनहिबिट करेगी। एंड देन फोर्थ इंटरफेरोन यूज किए जाते हैं, इंटरफेरोन एनहेंसमेंट ड्रग। इंटरफेरोन जैसे हमने पढ़ा है कि ये प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट वाले, और ये वायरल के अगेंस्ट काम करते हैं बॉडी के अंदर ना, दे आर द एंटी वायरल सब्सटेंस होते हैं ये। तो इंटरफेरोन थेरेपी भी यूज की जाती है, और इंटरफेरोन थेरेपी जो है वो वायरस को तो डिस्ट्रॉय करती है, बट वायरस इन्फेक्टिंग जो सेल्स है उसको भी ये डिस्ट्रॉय करती है। तो दे आर द एंटीवायरल सब्सटेंसेस। तो दीज आर द ड्रग्स जनरली इस तरह से यूज की जाती है ट्रीटमेंट्स ऑफ एड्स में। नेक्स्ट आता है एक मल्टी कॉम्बिनेशन वाली थेरेपी यूज की जाती है, जिसमें बहुत सारी ड्रग्स का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, जिसको हार्ट बोलते हैं। एक और एब्रिविएशन आ रहा है जिसको आपको यहाँ करना है, दैट इज हार्ट मीन्स हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। रिट्रोवायरल थेरेपी यानी जिसमें हम रिट्रोवायरस के अगेंस्ट थेरेपी देते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसे रिट्रोवायरल थेरेपी सेक्टर्स होते हैं जहां पर इस तरह की थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। तो दीज आर द ड्रग्स जनरली इसको यूज किया जा सकता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। लेकिन वापस हम बोल रहे हैं कि ये इन्फेक्शन को क्योर नहीं कर सकता है, बट हाँ ये लाइफ को थोड़ा लंबा कर सकता है, और जो उसके पर्सन के जो डिस्कम्फर्ट है उसको थोड़ा कम कर सकता है, उसकी लाइफ को थोड़ा इजी बना सकता है, बट ठीक नहीं कर सकता है। नाको जो एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम है उसके लिए नाको जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म, वापस ये एक और एब्रिविएशन आता है एनसीईआरटी का, इंपॉर्टेंट है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, ये डिवीजन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो डिपार्टमेंट है ना हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ मिनिस्ट्री,
उसका एक डिपार्टमेंट है ये नाको, जो सोसाइटी के अंदर एड्स के रिगार्डिंग अवेयरनेस स्प्रेड करता है, लोगों को बताना है। क्योंकि जनरली हमारी सोसाइटी में क्या होता है, अगर किसी को एड्स है ना, तो इसके साथ एक सोशल स्टिग्मा जुड़ा होता है, हम उसका सोशल बायकॉट कर देते हैं उसका सोसाइटी से। क्योंकि सोशल बायकॉट क्यों करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि ये जो इन्फेक्शन है ना मेनली सेक्सुअल रिलेशन से फैलता है। तो सेक्सुअल रिलेशंस वर्ड आते ही हमारी सोसाइटी को एक है ना हाइपोक्रेट सोसाइटी तो है ही, एक टैबू डेवलप हो जाता है और उस पर्सन को फिर हम अपनी सोसाइटी से अलग थलग कर देते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो पर्सन्स हैं इनको अभी सिंपैथी की जरूरत है, मेडिकेशन की जरूरत है, ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर हम उनको सोशली डीमोरलाइज कर देंगे तो ऐसे पेशेंट्स का फिर सोसाइटी में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो नाको है और इसके साथ साथ में बहुत सारी नॉन गवर्नमेंटल जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, वो भी काम करते हैं सोसाइटी के अंदर, इन पेशेंट्स की हेल्प करते हैं। क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है ना इट्स वेरी कॉस्टली। अगर किसी बिलो पॉवर्टी लाइन वाले या किसी गरीब व्यक्ति को अगर ये इन्फेक्शन हो गया ना, तो उसका ट्रीटमेंट उठाना का खर्चा उठाना उसके लिए बस की बात नहीं होती है। तो नाको और वेरियस एनजीओ जो हैं वो मिलकर सोसाइटी में इस डिजीज के अगेंस्ट जो है वो अवेयरनेस स्प्रेड करती है, लोगों को इसमें सिखाती है कि किस तरह से ट्रांसमिट हो सकता है, अवेयरनेस लाती है लोगों के बीच में। बहुत सारे प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं ये लोग ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच कर सके और डिजीज की ये जो फैटिलिटी है ना वो लोगों तक पता चले कि किस तरह से डिजीज फैलती है, उसके बारे में लोग अवेयर हों, क्या प्रिकॉशंस ली जा सकती हैं, इसके बारे में अवेयर हो सकें। और जो 1 दिसंबर है दैट इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एड्स डे, क्लियर। क्योंकि इस डिजीज के अगेंस्ट क्योंकि हमने कहा कोई एक फुल प्रूफ हमारे पास कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है, हम ना इस डिजीज को क्योर नहीं कर सकते, इसलिए अवेयरनेस क्रिएट करना इज वेरी नेसेसरी। बिकॉज जैसे ये टॉपिक आपको पढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि हमें एड्स को सोसाइटी में स्प्रेड होने से बचाना है। क्योंकि जो इंडिया है, जैसे अभी हमने कहा कि वो थर्ड कंट्री है, थर्ड रैंक है उसका एड्स पेशेंट्स के नंबर में। फर्स्ट साउथ अफ्रीका है और सेकंड जो है नाइजीरिया कंट्री है एंड थर्ड इज इंडिया, जहां पर हम सेक्स को बहुत ही सुपरफिशियली यूज करते हैं इस टर्म को। तो पॉइंट है आप जिस एज ग्रुप में है आपको सबसे ज्यादा अवेयर होना चाहिए इस डिजीज के बारे में, इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन के बारे में, ताकि आप प्रॉपर प्रिकॉशंस ले सके। यू आर द हेल्दी फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी। तो बी केयरफुल और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर दीजिएगा, नोट्स बना दीजिएगा, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दीजिएगा और कोई डाउट है तो टीचर को रेफर करिएगा। थैंक यू।